अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैपिलरी एक्शन क्या होता है और क्या रीजन है कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड राइज होगा या फॉल होगा। अब हमको डेरिवेशन करना है एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल, जिसके अंदर हम फॉर्मूला निकालेंगे जिसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि लिक्विड कितना राइज होगा मेजरमेंट में और कितना फॉल होगा। हम उसको नंबर्स के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए एक्चुअली ये फॉर्मूला दो तरीके से आ सकता है। उसमें हम पहला देखेंगे यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। तो इस लेक्चर के लिए आपको क्या क्या चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर लिक्विड ड्रॉप है तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, अंदर का प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। दैट मींस P इनसाइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन P आउटसाइड, जिसको हम कहेंगे एक्सेस प्रेशर P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इज इक्वल टू, अगर ये ड्रॉप है मतलब अंदर से भरा हुआ है तो 2T/R रहेगा और अगर बबल है तो 4T/R रहेगा। सो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला हमको मिलता है 2T/R या तो 4T/R, वहां पे T सरफेस टेंशन है और R, ये R है हमारे बबल का रेडियस या हमारे ड्रॉप का रेडियस, जिसको मैं अभी कैपिटल R से डिनोट कर रहा हूं। चलेगा? ओके, हमने एक लिक्विड लिया है। लिक्विड सॉलिड का ऐसा कांटेक्ट है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जो बन रहा है वो लेस देन 90 डिग्री है, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट है। तो हमारा लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में राइज होगा। इसका रीजन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। क्या मैं लिख सकता हूं कि प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी, क्योंकि दोनों भी एटमॉस्फेयर में है और सेम लेवल पर है। उसी तरह सी और डी ये हॉरिजॉन्टल लेवल के दो साइड में है, तो प्रेशर एट पॉइंट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी हो जाएगा। अब जरा ध्यान दें, पॉइंट ए हमारे लिक्विड ड्रॉप के ऊपर की तरफ है और पॉइंट बी लिक्विड ड्रॉप के नीचे की तरफ है, तो ऑब्वियसली पॉइंट ए का प्रेशर ज्यादा होगा, पॉइंट बी का प्रेशर कम होगा। इस वजह से क्या होगा कि पॉइंट बी में यहाँ पे लिक्विड राइज होना शुरू होगा, ऐसे कि पॉइंट बी का प्रेशर पॉइंट ए के प्रेशर जितना हो जाए उस वक्त तक यहाँ पे राइज होगा, लिक्विड राइज होता हुआ हमको नजर आएगा। अब सवाल यह है, पॉइंट बी अपने प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि पॉइंट बी का प्रेशर पॉइंट डी के बराबर होना चाहिए और पॉइंट डी का प्रेशर पॉइंट ए के बराबर है, इसलिए पॉइंट बी का प्रेशर कम से कम उतना हो जाए जितना पॉइंट डी का है। और पॉइंट डी का प्रेशर कितना है? पॉइंट ए के बराबर। पॉइंट ए पे जो प्रेशर आ रहा वो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पॉइंट बी पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, लेकिन पॉइंट ए पर इस लिक्विड सरफेस की वजह से एक्सेस प्रेशर आ रहा है जो कि पॉइंट बी पर नहीं आ रहा, वहां तो वैल्यू कम हो जा रही है। इसलिए यहां का जितना एक्सेस प्रेशर है यहां लिक्विड उतनी हाइट तक राइज करेगा कि यहां लिक्विड कॉलम की वजह से बनने वाला प्रेशर इस एक्सेस प्रेशर के बराबर हो जाए। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, यही है यहाँ का की पॉइंट। पॉइंट ए पर कुछ एक्सेस प्रेशर है, जी बिल्कुल है। पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर सबसे पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा, यहाँ से एक्ट कर रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी लिक्विड कॉलम में है, तो जो प्रेशर ए पर है वही प्रेशर बी पर भी है, तो दोनों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कैंसिल हो गया। पॉइंट ए पर एक एक्सेस प्रेशर है जो कि ड्रॉप की शेप की वजह से है, क्योंकि पॉइंट ए कॉनकेव शेप की तरफ है, तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ए का प्रेशर ज्यादा होगा। पॉइंट ए पर कुछ एक्सेस क्वांटिटी का प्रेशर होगा जो कि पॉइंट बी पर नहीं है, इसलिए पॉइंट बी अपने आप को उतने लिक्विड कॉलम के बोझ तले रखेगा कि यहाँ लिक्विड कॉलम की वजह से बनने वाला प्रेशर कम से कम उस एक्सेस प्रेशर के बराबर हो जाए। तो क्या मैं इस तरह की इक्वेशन लिख सकता हूँ कि पी एक्सेस इज इक्वल टू कितना होता है 2T/R, जिसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ द ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अब इतना एक्सेस प्रेशर की वजह से यहाँ लिक्विड कॉलम में राइज हो रहा है, तो क्या इस लिक्विड कॉलम की वजह से बनने वाला प्रेशर उस एक्सेस प्रेशर के बराबर होगा? याद करो, लिक्विड कॉलम अगर मान लो h हाइट तक राइज हो रहा है, तो इस h हाइट के लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर वहां क्रिएट होगा, तो आप कह सकते हैं कि प्रेशर की वैल्यू होंगी h रो और g इज इक्वल टू 2T/R। अंडरस्टैंड? यहाँ h रो g क्या है? इतने लिक्विड कॉलम की वजह से बनने वाला प्रेशर, और 2T/R क्या है? ये ड्रॉप के अंदर या पॉइंट ए पर जो एक्सेस प्रेशर है उसकी वैल्यू है। यहाँ h है हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, T सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ड्रॉप की स्टडी करें, तो मान लो ये हमारा ड्रॉप, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ, मैं सिर्फ इतना ड्रॉप का हिस्सा बना रहा हूँ, एक्चुअली ड्रॉप तो बड़ा है। इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R, इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R। यहाँ पे हमारी कैपिलरी ट्यूब है इस तरह, ये जो इतना सेक्शन है ना, मैंने उसको बड़ा करके बनाया। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ड्रॉप का रेडियस अवेलेबल नहीं होता, अलबत्ता हमारे पास कैपिलरी ट्यूब का रेडियस अवेलेबल होता है, जो हमको पता होता है कि भाई हमने जो कैपिलरी ट्यूब ली है वो कितने रेडियस या कितने डायमीटर की है। अब ये फॉर्मूले में कैपिटल R फाइंड करना तो काफी मुश्किल हो गया, अलबत्ता स्मॉल r हमको पता होता है, ऑलरेडी पता होता है।
तो क्या हम इस कैपिटल आर को स्मॉल आर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें? चलिए कोशिश तो करके देखते हैं। ये हमारे लिक्विड का सरफेस है। अगर मैं यहाँ से टेंजेंट बनाऊं, तो ये सॉलिड सरफेस के साथ जो एंगल देगा दैट विल बी द एंगल ऑफ कांटेक्ट। और एंगल ऑफ कांटेक्ट लिक्विड की प्रॉपर्टी है जो हमको पता होती है। जो भी आप लिक्विड सॉलिड पेयर लेंगे, वाटर या ग्लास लो, अल्कोहल या कुछ और लो, ये सॉलिड पेयर की वजह से हमको थीटा की वैल्यू पता होती है। अगर ये रेडियस है तो मैं यहाँ पे एक दूसरा रेडियस भी बना सकता हूँ। देखिए ये सर्कमफरेंस है ना, तो सर्कमफरेंस पे ये आर, तो ये भी आर ही होगा। अब जरा ध्यान दे, मैं अगर सर्कल पर टेंजेंट बनाता हूँ, सर्कल पर बनाया जाने वाला टेंजेंट सर्कल के रेडियस पर हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल। अब जरा ध्यान दें, इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। ये जो लाइन है ना, ये ब्लू लाइन, उसका परपेंडिकुलर ये रेड लाइन है, और ये टेंजेंट का परपेंडिकुलर ये लाइन है। दो लाइन के बीच का एंगल थीटा है, तो क्या उन दोनों की परपेंडिकुलर के बीच का एंगल भी थीटा होगा? ऑब्वियसली दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। तो क्या मैं इस ट्रायंगल को इस तरह बना लूं? ये हमारा ट्रायंगल बन चुका है। दिस इज एंगल थीटा, दिस इज कैपिटल आर एंड दिस वन इज द स्मॉल आर विच वी हैव टू फाइंड। अब हमको स्मॉल आर की वैल्यू पता करना है, तो मैं यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा यूज करता हूँ। कॉस थीटा क्या होगा? एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएंगी आर कॉस ऑफ थीटा। इसको मैं उठा के यहाँ रखता हूँ, तो हमारी इक्वेशन क्या मिल जाएंगी? इक्वेशन हमको कुछ इस तरह मिल जाएंगी कि एच रो और जी इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाय कैपिटल आर की जगह क्या लिखूं? कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा लिख सकता हूं मैं। देखो यहाँ से अगर मैं कैपिटल आर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैपिटल आर यही रहा, स्मॉल आर की डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। अंडरस्टैंड? अब यही cos ऑफ थीटा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो ये कहाँ जाएगा? न्यूमिनेटर में। तो 2t cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल r इज इक्वल टू h रो g। इस r को यहाँ मल्टीप्लाई में ले लो, तो h रो g इज इक्वल टू h रो r g, ये r मल्टीप्लाई में लेते हैं, h रो r g इज इक्वल टू 2t cos ऑफ थीटा। सो h विल बी 2t cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय रो r g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। इतने हाइट तक हमारा लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज होने वाला है। अगर हम सोचें ये राइज ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब किस किस पर डिपेंड है, तो सरफेस टेंशन पर डिपेंड है, जो कि लिक्विड और सॉलिड का पेयर फिक्स करने पर फिक्स हो गया। थीटा पर डिपेंड है, जो भी फिक्स हो गया। रो लिक्विड की डेंसिटी है, आर क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। इसका मतलब एच, अगर हम बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखें, कैपिलरी ट्यूब का इस्तेमाल अलग अलग करें, तो क्या मैं एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर लिख सकता हूं? बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, आर डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं रेडियस की वैल्यू चेंज करूंगा तो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम भी चेंज होने वाला है। और कैसे चेंज होने वाला है? अगर मैं बहुत बड़े रेडियस की कैपिलरी ट्यूब लेता हूं तो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम कम होगा, जितना रेडियस की वैल्यू कम होगी हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम ज्यादा होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आमतौर पर एमसीक्यूज में पूछता है। आपको दे देगा कि पहली लिक्विड के अंदर इतना कैपिलरी राइज हुआ था, हमने उसका रेडियस डबल कर दिया या हाफ कर दिया या 1/4 कर दिया, तो बताओ कि कितना राइज होगा। उस केस में आप इस मेथड को यूज करके, इस ट्रिक को यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय यूजिंग व्हिच वी हैव कैलकुलेटेड द एक्सप्रेशन फॉर हाइट और राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आप ये याद रखना चाहे तो ये भी रख सकते हैं। अलबत्ता ये फॉर्मूला याद रखने के लिए आसान है, h रो r g is equal to 2t cos of theta। so this is the method number 1। अब बढ़ते हैं हम मेथड नंबर 2, जिसकी वजह से भी हम इसी फॉर्मूले तक पहुंचेंगे। सिर्फ मेथड अलग है, आप जिस मेथड को फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। तो मेथड 2 की तरफ बढ़ते हैं। हमको फोर्सेस का यूज करके अभी वही फॉर्मूला दोबारा डेराइव करना है। तो ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स कंसीडर दिस इज द मेनिस्कस। ये हमारा लिक्विड का सरफेस है। अगर मैं इस लिक्विड के सरफेस को यहाँ बनाऊं, ये हमारी कैपिलरी ट्यूब। क्या इस लिक्विड सरफेस के ऊपर कुछ एक्सेस फोर्सेस होंगे? बिल्कुल, सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ पे एक्सेस फोर्सेस होंगे, जो कि सरफेस पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में होते हैं। ये है हमारी सरफेस टेंशन वाली फोर्स। क्या आप सरफेस टेंशन वाली फोर्स निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट सरफेस टेंशन वाली फोर्स? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, जिस लेंथ पर वो एक्ट कर रहा है। अब ये मेनिस्कस सर्कुलर शेप में है, ये हमारी कैपिलरी ट्यूब ऐसा सिलेंड्रिकल शेप में होगी, तो हमारा मेनिस्कस सर्कुलर शेप के अंदर फॉर्म होगा। तो उसकी लेंथ को क्या मैं 2 पाई इंटू स्मॉल आर लिख सकता हूँ? व्हाट इज स्मॉल आर हियर? जो कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है वही यहाँ पर हमारे आर के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है। सो दिस इज द फोर्स T इंटू 2 पाई आर, वो इस तरफ से लग रही है। ओके, अगर आप ध्यान दें, इतने लिक्विड कॉलम की वजह से यहाँ पे वेट बन रहा होगा, उस वेट को बैलेंस करने के लिए कोई तो फोर्स चाहिए, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में हमको मिलेगी। इसका मतलब हम इंक्लाइन फोर्स के बजाय अपवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्स को ज्यादा प्रेफर करने की कोशिश करेंगे।
अब मुझे बताओ, ये अगर हमारा लिक्विड का मिनिस्कस है, ये टेंजेंट फोर्स है, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा होगा। ओके, अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो यहाँ भी थीटा बनेगा। ये टीएफ है, ये थीटा है, तो दिस विल बी टीएफ कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब क्या, मैं अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्स, मतलब फोर्स इन द वाई डायरेक्शन, टीएफ इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीएफ? टीएफ की वैल्यू है टी इंटू 2 पाई आर कॉस ऑफ थीटा। इसको ऐसे ही रखते हैं, फोर्स इन द वाई डायरेक्शन। अब जरा ध्यान दें, ये लिक्विड कॉलम का वेट है। अपवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स को बैलेंस करना ही चाहिए अगर हमारा लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो, और ऑब्वियसली वो इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब जितनी फोर्सेस ऊपर की तरफ है उतनी ही फोर्सेस नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ एक्ट होने वाली फोर्स कौन सी है? तो फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज द वेट। वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। क्या मैं वेट को mg लिख सकता हूँ? कौन सा कॉलम? ये जो लिक्विड कॉलम जो राइज हुआ है, h हाइट से वो राइज हुआ था, यहां से h हाइट से वो राइज हुआ था लिक्विड सरफेस से, तो इतने लिक्विड कॉलम की वजह से बनने वाला वेट अपवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्सेस बैलेंस कर रही होंगी। अंडरस्टैंड? तो क्या मैं मास को डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करूं? क्योंकि देखो लिक्विड है, लिक्विड में मास से ज्यादा हम वॉल्यूम प्रेफर करते हैं, तो मास हटाकर हम वॉल्यूम लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो मुझे बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास का फॉर्मूला मिलेगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है जी, तो मास की जगह में डेंसिटी वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख लेता हूं। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वेट। अलबत्ता ये हमारा लिक्विड कॉलम है कुछ इस तरह, यहां से यहां तक की हाइट मान लो h है। अगर हम इसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन और हाइट को मल्टीप्लाई कर ले तो हमको वॉल्यूम मिल सकता है। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कितना होगा? ये सर्कल का रेडियस स्मॉल r है, तो इसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पाई r स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ना? तो मैं वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ? वेट विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी एज इट इज, वॉल्यूम को मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट इंटू जी इस तरह लिख सकता हूँ। वॉल्यूम को सिर्फ मैंने कन्वर्ट किया है एरिया और हाइट से मल्टीप्लाई कर। डेंसिटी एज इट इज, एरिया को मैं पाई आर स्क्वायर लिखता हूँ इंटू एच इंटू जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेट, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाली फोर्स। अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्स को बैलेंस करना ही चाहिए। तो अंडर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्सेस कितनी है? अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाली फोर्स T इंटू 2 पाई आर इंटू कॉस ऑफ थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाली फोर्स रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी। ओके, अब कोई टर्म कैंसिल हो सकता है क्या? ये पाई और पाई दोनों जगह है, कैंसिल कर लो। यहाँ आर है और यहाँ आर स्क्वायर है, तो एक आर चला जाए, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 2, यहाँ बचा टी, और यहाँ बचा कॉस ऑफ थीटा। सारे टर्म आ गए, बिल्कुल आ गए। यहाँ बचा रो, और आर स्क्वायर में से एक आर बचा, और एच और जी। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला जो हमने इससे पहले भी डिराइव किया था। 2t cos of theta is equals to h rho r g। इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, 2t cos of theta is equals to h rho r g। दूसरे अल्फाज में h is equals to 2t cos of theta divided by rho r g। This is the value of rise of the liquid column inside the capillary tube, जो कि रेडियस पर डिपेंड होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल थीटा की वैल्यू, थीटा इज लेस देन 90, अगर थीटा लेस देन 90 है, इफ थीटा इज लेस देन 90, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होंगी? cos थीटा की वैल्यू होंगी पॉजिटिव, cos थीटा की वैल्यू होंगी पॉजिटिव। अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो h विल बी पॉजिटिव, यानी हाइट लिक्विड ऊपर की तरफ जाएगा, राइज मिलेगा हमको। और अगर हमने इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो cos थीटा कितना मिलेगा? cos थीटा की वैल्यू निगेटिव होगी, दैट मींस h इज इक्वल टू निगेटिव। तो ये केस राइज वाला है और ये केस फॉल वाला है। इसलिए अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट कब रहेगा? जब हम ऐसा लिक्विड सॉलिड पेयर यूज करें जो कि पार्शियली या कंप्लीटली वेट कर रहा है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट रहेगा, cos थीटा पॉजिटिव रहेगा, लिक्विड राइज होगा। और अगर हमने ऐसा सॉलिड लिक्विड पेयर यूज किया जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज है, cos थीटा नेगेटिव होगा, h की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये आप जानते हैं। सो दीज आर द फॉर्मूलाज by using which we can easily calculate the rise of the liquid column inside the capillary tube, कि कितना राइज होगा या कितना फॉल होगा। आपको इस फॉर्मूले में चेंज नहीं करना है, थीटा खुद ब खुद बदलेगा। अगर राइज है तो राइज वाली वैल्यू आएगी, फॉल है तो फॉल वाली वैल्यू आएगी। इसके ऊपर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स है, राइज ऑफ द लिक्विड कॉलम इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब के ऊपर। इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आई होप आपको मेथड 2 भी समझ आया होगा। मेथड 1 आप चाहे प्रेशर डिफरेंस मेथड यूज करो या फोर्सेस को बैलेंस करके काम करो, बात एक ही है, एक ही चीज प्रूव होने वाली है। ये फॉर्मूला हमको जहन में रखना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना है।
अगर आपके जहन में इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज हमको बताएं, हम इंशाल्लाह उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा यहाँ पे सरफेस टेंशन वाला पोर्शन खत्म होता है, इसके बाद इंशाल्लाह हम फ्लूइड डायनामिक्स की तरफ बढ़ेंगे। हम हमारे साथ जुड़े रहें, हम इंशाल्लाह जल्दी दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।